प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गणित शिक्षण, जो कि आपका कोड है 910। और इस विषय के लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे विद्यार्थी। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी तो आती है, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। सेकंड ईयर में न्यूमेरिकल की बात हम ज़्यादा करेंगे, थ्योरी की बातें कम, क्योंकि थ्योरी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे कि गणित का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, तो आप जानते हैं कि हम जो है रोजीना ही दैनिक जो भी काम होते हैं हमारे, उसमें सभी के सभी कार्य जो है हमारे गणित से संबंधित होते हैं। जैसे कि हम बाजार से कुछ खरीदारी करते हैं, समय देखते हैं, या फिर कोई अगर हम मैच देखते हैं तो उसका स्कोर देखते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, गणित के उपयोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे विस्तार में बताया हुआ है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में जो हम बता सकते हैं कि अपने दैनिक, यहाँ पे दैनिक होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो देख लेना, फिर दैनिक होना चाहिए। थोड़ा सा आप देख लेना, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे गणित से क्यों डरते हैं, ये आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन है, और जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं उनसे बता दूं कि आपका जो नोट्स है वो 599 में ऑल सब्जेक्ट मिलेगा आपको, जिसमें आपका गणित शिक्षण हो, या फिर आपके पास सामाजिक विज्ञान हो, या फिर विज्ञान हो, सारे विषय मिलेंगे आपको। और इस तरह के नोट्स मिलेंगे जो आप वीडियो में देख रहे हैं, और पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको। किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पीडीएफ फाइल को हमेशा ले सकते हैं, जी पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं। नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो आपको जो है पीडीएफ नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया था कि बच्चे गणित से क्यों डरते हैं, तो भैया आमतौर पर जो है छात्र गणित से घबराते हैं कि मैथमेटिक्स ऐसा जैसा विषय है ना, इसे मुश्किल माना जाता है, इससे जो है बोरियत भी लगता है। इसीलिए जो है बच्चे इससे गणित से घबराते हैं, क्योंकि कुछ तो तरीके जो है ना वो अच्छे नहीं होते हैं। मतलब कि कितने आसानी से पढ़ा सकें गणित को, कितने समझा सकें, कितने तरीके से उसको बता सकें, ये सब चीज़ें नहीं बताया जाता, रूबरू नहीं कराया जाता बच्चों को। उनके सामने गणित को जो है एक हव्वे के रूप में रखा जाता है कि ये बड़ा गणित है यार, गणित जानता मैथमेटिक्स कैसी चीज़ है। तो इस तरह के जो है कुछ बातें होती हैं, और बच्चे जो है उससे डर जाते हैं, जबकि गणित सबसे सरल विषय है। अगर इसको जब हम सही तरीके से पढ़ाएं तो आसानी से बच्चे समझ सकते हैं। कक्षागत प्रक्रिया में गणित शिक्षक की भूमिका को समझाइए, तो बहुत सारी इसमें भूमिकाएं हैं। एक दार्शनिक के रूप में हम उसकी भूमिका को समझा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप बता सकते हो कि ये दार्शनिक के अलावा जो है एक मित्र के रूप में कैसी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है परामर्शदाता के रूप में कैसे वो भूमिका निभा सकता है। तो ये तीनों भूमिकाएं आपको ध्यान देनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इस तरह का। मैं आपको जो मेन पॉइंट है ना, जो आपका गणित विषय है, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बताऊंगा। गणित शिक्षण में पैटर्न पहचान क्यों आवश्यक है। पैटर्न जो है एक प्रतिमान, यानी कि कोई भी एक सटीक जो है वो जानकारी देता है जो नियमितता को दर्शाता है, जिसमें तार्किक या संख्यात्मक संख्या हो सकती है। पैटर्न जो है प्रतिमान कहते हैं जिसको, तो इसको पहचानने और बनाने की क्षमता में मदद करता है, कि इसको पहचान कैसे सकते हैं या फिर उसको बना कैसे सकते हैं पैटर्न को किसी को। पैटर्न जो है भविष्यवाणियाँ करने में मदद करता है। पैटर्न को समझने से बच्चों को गणित की जटिल संख्याओं या संक्रियाओं को आसानी से सीखने में मदद मिलती है। तो इस तरह से आप पैटर्न के बारे में बता सकते हैं। ये सारे के सारे जो है आपके टॉपिक जो अभी दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, थ्योरेटिकल हैं। मेन जो आपका आएगा वो आएगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल ही सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत देता है। बाकी तो आप लिख सकते हो, ये जो नोट्स देख रहे हो आप, इन नोट्स के बारे में आप यहाँ से नोट कर सकते हो, या फिर नोट्स हमारे से ले सकते हो। गणित की पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो भौतिक विशेषताएं हैं, जिसमें कागज और बंधन, ठीक है, और मुद्रण, तीन चीज़ें आती हैं। कागज कैसा होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए। बंधन कैसा होना चाहिए, तो मजबूत बंधन होना चाहिए। साथ ही साथ मुद्रण कैसा होना चाहिए, तो गुणवत्तापूर्ण मुद्रण होना चाहिए। लेखक कैसा होना चाहिए, तो लेखक जो है योग्य होना चाहिए। ठीक है, योग्य लेखक को इसको लिखना चाहिए, जो समझता हो, अनुभवी हो, उसी को। विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। साथ ही साथ भाषा भी इसमें हमें बताना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पॉइंट में लिख देंगे। वेन हाइलिस द्वारा प्रस्तुत ज्यामिति चिंतन स्तर कौन से हैं, इनकी उपयोगिता भी बताइए। तो उसका स्तर जो है, स्तर नंबर 0 है, स्तर नंबर 1 है, स्तर नंबर 2 है, फिर 3 है और 4 है। ये कुल मिला के स्तर 5 है, जो कि 0 से शुरू होकर 4 पे खत्म होते हैं। जिसमें आपका पहला जो है मानसिक चित्रण होता है, फिर विश्लेषण होता है, अनौपचारिक निगमन होता है, औपचारिक निगमन होता है, दृढ़ता होता है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इनकी उपयोगिता के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो। यहाँ पे थोड़ा डिस्कस मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे कि पहला स्तर जो है इसमें क्या है, ठीक है,
फिर स्तर नंबर 1 में क्या है, अभी देखो यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ जो है मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, इस स्तर को समझाने के लिए सूर्य का प्रयोग किया तथा आयत को समझाने के लिए दरवाजे का प्रयोग किया था। तो इस स्तर को समझाने के लिए अब इस स्तर को समझाने के लिए सूर्य का प्रयोग किया था। सूर्य का प्रयोग किस लिए किया था? व्रत को समझाने के लिए। तो आयत को समझाने के लिए दरवाजे का प्रयोग किया था। तो ये जो चीज़ है ना दरवाजा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि दरवाजे का प्रयोग किस लिए किया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए इस स्तर को समझाने के लिए यहाँ पे क्या है, आकृति का निर्णय करता है। तो आकृति का निर्णय कौन करता है, कैसे करता है? दिमाग में सोच कर करेगा। तो सूर्य कैसा दिखता है? गोला गोला दिखता है ना। तो हम कह सकते हैं इस स्तर को समझाने के लिए सूर्य का प्रयोग किया गया था। तो इस स्तर को, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस स्तर में व्रत को, तो यहाँ पे लिख दीजिए इस स्तर में व्रत को समझाने के लिए सूर्य का प्रयोग किया गया था या प्रयोग किया था, तथा आयत को समझाने के लिए दरवाजे का प्रयोग किया था। दरवाजा कैसा दिखता है आपको? आयत जैसा दिखता है। तो ये इसका आंसर हो जाए। फिर इस विश्लेषण आप बता सकते हैं, विश्लेषण कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे अनौपचारिक निगमन हो जाएगा स्तर नंबर 2, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्तर नंबर 3 है औपचारिक निगमन, इसके बाद स्तर नंबर 4 है दृढ़ता, और फिर आपका आता है क्वेश्चन नेक्स्ट जो बनता है एग्जाम में पूछा जाता है, स्वयं सिद्धियाँ क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो स्वयं सिद्धियाँ क्या होती हैं? तो गणित में एक स्वयं सिद्धि पहला सिद्धांत है जिसे सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ये स्वयं स्पष्ट है। और इसमें स्वयं स्पष्ट कैसे है कि जैसे कि हम बता सकते हैं यहाँ जोड़ और गुणा जो है एक सिद्धांत है, यानी कि x और y वास्तविक संख्या है तब x प्लस वाई भी एक वास्तविक संख्या ही होगी, और x गुणा y भी वास्तविक संख्या होगी। ये स्वयं सिद्धि है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं थोड़ा सा, तो उदाहरण से आप बता सकते हो। ठीक है, तो स्वयं सिद्धि के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या है? बहुत सारे लक्ष्य हैं इसके, आप इन लक्ष्यों को बता सकते हैं। देख सकते हो ये लक्ष्य हैं सारे के सारे इसमें आते हैं। गणित में चर राशियों का उपयोग क्यों किया जाता है? चर राशियां आप जानते हो, चर राशियां वो होती हैं जो कि क्या होती हैं, अपने आप में बदलती रहती हैं। अचर होती हैं जो फिक्स रहती हैं। चर जो है, ये जो चर राशि है ये बदलती रहेगी, जिसमें एक्स वाई जेड जो है ये सभी को हम जो है चर राशियां बोलते हैं। एक्स का मान आप देखते हो किसी समीकरण में एक्स का मान कुछ निकलता है, किसी समीकरण में उसी एक्स का मान कुछ और निकलेगा। आपके पास 3-4 न्यूमेरिकल अभी नीचे देखेंगे हम, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स का मान बदलता रहता है, वाई का मान बदलता रहता है, जेड का मान बदलता रहता है, ए का मान बदलता रहता है, बी का मान, सी का मान, जो भी हमारे को ऐसे अल्फ़ाबेटिक मान दिए होते हैं, तो उनके जो भी वैल्यूज़ हैं वो बदलते रहते हैं। इसीलिए हम उसको बोलते हैं चर राशि, यानी चलते रहेंगे वो, उनकी राशियाँ कभी फिक्स नहीं होगी। अब जैसे एक का मान एक ही रहता है, दो का बोलते हैं तो दो ही रहता है, तीन का मान तीन ही रहता है, लेकिन एक्स वाई जेड में एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, हजार भी आ सकता है, लाख भी आ सकता है, एक्स का मान वाई का मान, तो इसी इनको चर राशि बोलते हैं। सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है? तो जिसके सर्व अंग समान हो, तो हम मतलब सभी अंग बराबर हो तो उसको सर्वांग सम आकृति कहते हैं, जिसमें शेप एंड साइज जो है, आकार और प्रकार दोनों ही बराबर होते हैं। पैटर्न क्या होता है? तो पैटर्न हम जानते हैं, आंकड़ों को या अंकों को बढ़ा करके घटा करके किसी क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, उसे ही हम पैटर्न कहते हैं। त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती है? त्रिविमीय आकृतियाँ जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीज हमको मिलनी चाहिए। एक तो लंबाई मिलनी चाहिए, ठीक है, हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए, तभी जाके वो कैसी कहलाएंगी आकृतियाँ? वो आकृतियाँ हमारे पास कहलाएंगी कि त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, तो वही आकृतियाँ जो है हमारी क्या कहलाएंगी? त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाएंगी। ये 3D शेप कहते हैं। जैसे कि इसमें देखो, आप यहाँ पर देखना चाहोगे तो इसमें देखो, ये आपको यहाँ पर एक चीज़ ये दिखाई दे रही है, इसकी मान लो विड्थ है, ये यानी कि चौड़ाई है, तो ये ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई, और फिर ये क्या हो गई? ये इसकी लंबाई हो गई, अगर इस तरह से बोल। ठीक है, तो तीन चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको। आप माचिस का डब्बा उठाइए, उसमें तीन चीज़ आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का, या डस्टर उठाइए, या फिर चौक का डब्बा उठाइए, इस तरह का जो भी बॉक्स होते हैं, ये जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, केवल लंबाई हो, चौड़ाई हो, या लंबाई हो, ऊंचाई हो, तो वो 2D होगी। जिसमें दो ही आपको माप दिखाई देंगे वो 2D होगी, यानी कि 2 डायमेंशनल होगा। इसमें तीन माप दिखाई देंगे उसको त्रिविमीय आकृति कहते हैं। इसके उदाहरण हम बता सकते हैं, घनाभ है,
ठीक है, घन है, गोला है, बेलन है, शंकु है, सारे के सारे त्रिविमीय आकृतियों के प्रकार हैं, उदाहरण है, पूछा जाता है आपसे। मूल्यांकन के कोई 4 उद्देश्य बताने हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं, आपको कई बार हर वीडियो में बता चुका हूँ। और मैंने बताया कि जो भी हमारे बच्चे नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो एग्जाम से पहले जितने जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे, अगर सारे सब्जेक्ट को पहले ही पढ़ लेते हैं ना, तो विश्वास करिए आपको नंबर जो है बिल्कुल आपने मतलब सोचा भी नहीं होगा कि 15 दिन में आप क्या कर सकते हैं। ज्यामितीय उपकरण क्या होते हैं? ज्यामितीय उपकरण क्या होते हैं? हमारे पेंसिल, रबड़, कटर, जो भी हम उपकरणों का उपयोग करते हैं जब ज्यामिति बनाते हैं तो उनको हम ज्यामितीय उपकरण कहते हैं। चतुर्भुज के प्रकारों का नाम बताइए, तो इसमें हो जाता है आपका आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये सारे के सारे इसके प्रकार हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ गणित की आवश्यकता है महत्व समझाइए, तो आप बता सकते हैं कि गणित की आवश्यकता क्या होती है, महत्व क्या होता है। गणित से शिक्षण के प्राय उद्देश्यों को का उल्लेख जो आपको करना है, तो भाई गणित हम सीखते हैं या उसके जो हम गणित सिखाते हैं तो उसके प्राय उद्देश्य क्या हैं, ये हम बता सकते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, ज्ञानोपयोगिता उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य है। इस तरह से बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसमें अभिरुचात्मक उद्देश्य हो सकते हैं। तो इन सभी उद्देश्यों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सारे उद्देश्य इसमें काउंट होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे? गणित की व्यापकता सार्वभौम है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि गणित जो है ये सभी जगह स्पष्ट रूप से माना जाता है, तो क्यों है ये आपको बताना है। गणित की व्यापकता सार्वभौम है क्योंकि प्रकृति के अनगणित व्यवहार जो है गणित की सहायता से ही संभव है। गणित विज्ञान और तकनीकी का मेरुदंड यानी कि बैकबोन माना जाता है। यंग के अनुसार जो है लौह, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित ही सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। यानी कि गणित के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है, तो आप इसमें बता सकते हैं। ये यंग की परिभाषा है, कभी कभी पूछेगा आपसे एमसीक्यू में या किसी में भी चीज़ में पूछ सकता है। गणित क्या है, परिभाषा लिखिए, तो इसके बारे में भी बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको लैटिन शब्द बता देना है। लैटिन शब्द किसका है? ये मैथमेटिका का लिया गया है। इसका अर्थ हो जाए सीखी जाने वाली वस्तुएं। अर्थात गणित का अर्थ हुआ जीवन में हम किसी भी तथ्य को नाप तोल करके सीखते हैं, वही गणित कहलाता है। परिभाषा जो है लॉक की है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी तर्क मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अबेकस क्या है? अबेकस जो है ये एक उपकरण है, गणित से संबंधित उपकरण है, जिसका लैटिन भाषा में शब्द होता है कि टैबलेट या टेबल। इसकी सहायता से दृष्टि बाधित जो अंधे बच्चे होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, वो गणित के सवालों को या समस्याओं को हल करते हैं। क्रियासूचक संकेत क्या होते हैं? क्रियासूचक संकेत जो है हम जोड़, घटा, गुणा, भाग करते हैं, वही सारे के सारे जो है क्रियासूचक संकेत कहलाते हैं। हमें क्या करना है एक्चुअली? हमें जोड़ करना है, घटाव करना है, गुणा करना है या भाग करना है। हमें कौन सी क्रिया करनी है, यही क्रिया सूचक संकेत होते हैं। CCE क्या है? कई बार मैं बता चुका हूँ, तो आपको पता ही है कि ये जो है सतत व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। उसके बाद जो है गणित की प्रकृति की विशेषताएं लिखिए, तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें मौलिकता है, स्पष्टता है, तार्किकता है, सुनिश्चितता है, संक्षिप्तता है, सत्यापन है, निश्चितता आदि है। आयतन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के अंदर जितना स्थान घेरने की क्षमता होती है उस वस्तु का माप उसका आयतन कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु अपने अंदर जितना भी स्थान घेर, जैसे कि सपोज करिए एक गिलास में जितना पानी डाल सकते हैं वो उसका आयतन कहलाएगा। एक बाल्टी में जितना पानी डाल सकते हैं, ठीक है, वो उसका आयतन कहलाएगा। या फिर पानी की जगह हम रेत डाल सकते हैं, मतलब कोई ऐसा चीज़ डालें जो उसके वस्तु स्थान को पूरी तरह से घेर ले। तो रेत हो, पानी हो, दूध हो, दही हो, जो भी आप डालते हो और वो उस वस्तु के अंदर वो जो स्थान घेर लेती है वही उसका आयतन आयतन कहलाता है। ठीक है, इन्हीं 5 महागणितज्ञों के नाम लिखनी है, तो बहुत सारे गणितज्ञ हैं जिनका नाम आप लिख सकते हैं। आर्यभट्ट प्रथम हैं, आर्यभट्ट द्वितीय हैं, श्रीधराचार्य है जिन्होंने अपना सूत्र दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि आपका त्रिकोणमिति का। बारहमहीर हैं, भास्कर हैं, और एक रामानुजन है, वो भी आप लिख सकते हैं। आर्यभट्ट प्रथम की 4 पुस्तकों के नाम बताइए, पूछता है क्वेश्चन कई कई बार। तो आर्यभट्टीय है, और काल क्रियापादिका है, और गोलापाद है, और सत्तम है। तो ये सारे के सारे इसके पुस्तकें हैं। गणित में प्रमेय किसे कहा जाता है? तो प्रमेय जो है क्या होता है, ये परिकलाओं जो भी हम परिकल्पना करते हैं, जो ये हम सोचते हैं, उससे पहले जो है हम इसको सोच लेते हैं कि भैया इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं, उसकी वैधता क्या होगी, उसको स्पष्ट कैसे कर पाएंगे, तो वही जो है हमारी प्रमेय कहलाती है।
ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष उपपत्तियां होती हैं, अप्रत्यक्ष उपपत्तियां होती हैं, और सिद्ध करने की विधि क्या होगी ये इसमें शामिल किया जाता है। ध्यान रखना है ये चीज़ों को, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वेन हाइले मॉडल क्या है? तो गणित की शिक्षा में वेन हाइले मॉडल ये बताता है कि छात्र ज्यामिति कैसे सीखते हैं। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, उसी हिसाब से आंसर लिखना है। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। किसका कथन है ये? तो प्लेटो ने कहा था ये। गणित की सबसे प्राचीन शाखा जो है अंक गणित को माना जाता है। गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को रामानुज के जन्म दिवस पे। ब्रूनर के अधिगम सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इसमें उसके अधिगम के सिद्धांत में जो है एक आता है आपका इनएक्टिव स्टेज, जिसमें क्रिया निर्माण विधि या निर्माण विधि है। और साथ ही साथ जो है ये कब से कब तक चलता है? तो जन्म से ये 2 वर्ष तक चलता है। फिर आइकॉनिक स्टेज आता है जिसमें आपका छायात्मक आयु बोलते हैं, जो 2 से 7 वर्ष चलता है। फिर सिंबॉलिक स्टेज आता है जिसको संकेत या चिन्ह आधारित आयु बोलते हैं, ये 7 से 15 वर्ष चलता है। अब इनके जो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि क्रिया निर्माण स्टेज जो है या फिर क्रियात्मक स्टेज जो है कौन सा है, उसके बारे में अगर आप समझाएंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना पड़ेगा विस्तार से। इसी तरह से आपका दूसरा जो है छायात्मक स्टेज कौन सा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि इसमें क्या क्या होता है। और संकेतात्मक जो होता है इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। गणित शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 किन बातों पर बल देता है, ये आपको बताना है। तो भैया एनसीएफ के हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा जो तकनीक उपयोग किए जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें आपको चित्र बनाना, चरों का चुनाव करना, समीकरण या असमीकरण बनाना और तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना सम्मिलित होते हैं। गणित की प्रकृति को समझाइए। तो गणित की प्रकृति जो है निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। ये सारी बिंदु आपको इसमें लिखनी होंगी। ये सारे के सारे देखो आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, आपको रटना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो इसमें समझाने वाला कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा विषय नहीं है। अगर आप जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। गणितीय भाषा के गुण क्या हो सकते हैं? मूल्यांकन का लाभ और महत्व कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कई विषय में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, इसमें सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी अनौपचारिक मूल्यांकन, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? ठीक है। औपचारिक मूल्यांकन होती है, उसकी विशेषताएं पूछ सकता है। निदात्मक मूल्यांकन होती है, उसकी विशेषताएं पूछ सकता है आपसे। फिर गणित शिक्षण की समस्याएं कौन सी हैं? तो प्राथमिक स्तर पर कौन सी समस्याएं होती हैं? गणित शिक्षण या शिक्षक की विधि शिक्षण संबंधिया जो है कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? शिक्षक का व्यवहार, ये सारी की सारी समस्याएं, जो ये सारी की सारी समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमजोर होना है। गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां जो है ये भी एक जो है कमजोरियां है। शिक्षा का व्यवहार कमजोरी है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य ये भी कमजोरी है। और गणित शिक्षण का समय जो है किस तरह का है? सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि गणित शिक्षण जो है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग में पहला विषय जो है सबसे पहले यही रखना चाहिए, बाद में सरल विषय को रखना चाहिए। ठीक है। पहले जो है कठिन विषय ही पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान ना होना, तो ये भी एक जो है समस्या हो सकती है। भाई अध्यापक ही नहीं जानता हो तो बच्चों को क्या सिखाएगा? तो ये समस्या हो जाती है। और व्यक्तिगत भेदों के ज्ञान की समस्या, तो यहाँ पर भी उसकी बुद्धि कैसी है, योग्यता कैसी है, रुचि कैसा, क्षमता कैसा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो ये सारे के सारे जो समस्याएं हैं इनको थोड़ा ध्यान रखना है। बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें आपको बताना होगा। भले ही पूरे पॉइंट ना लिखे, लेकिन कम से कम 5-6 पॉइंट आपको, जितने नंबर के क्वेश्चन है उससे तो 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही लिखना है आपको। गणित की पाठ्य पुस्तक की महत्व बताइए, अथवा गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे बता सकते हैं हम, बहुत सारी उपयोगिता या महत्व हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप हाईलाइट करके लिखते जाएंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें आते हैं, ये सारे पॉइंट आएंगे इसमें, देख सकते हैं आप, ये सारे पॉइंट आएंगे। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? तो इसमें आपका सुकराती विधि जो है, प्रश्नोत्तर विधि में जो है आप इसको बोलते हैं सुकराती विधि। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सुकराती विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और किसके अनुसार कौन सी परिभाषा दी गई है? शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। तो ये कथन किसका है? तो ये काटलर के अनुसार है। ठीक है।
उसके बाद जो है अनुकरणीय शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में बताना होता है। शिक्षक डायरी क्या होती है, सक्रिय अधिगम प्रविधि क्या होती है, साथ ही साथ सांख्यिकी का परिचय दीजिए, गणित में इसके अनुप्रयोग बताइए, या फिर सांख्यिकी की सीमाओं पर प्रकाश डालिए। अथवा ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है, सांख्यिकी गणित किसे कहते हैं। तीनों क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछे तो आपको जो है आंसर यहाँ पे लिखना होगा। उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, अनुप्रयोग आपको समझाना होगा कि अनुप्रयोग भैया ये हैं। ठीक है। जो बच्चे अभी लेट जुड़े हैं उनको बता दूं कि आपके नोट्स जो हैं पूरे के पूरे अवेलेबल हैं, जितनी जल्दी ले सकते हैं ले लीजिए। बाद में नोट्स भी आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, वीडियो से आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपके पास समय इतना कम है कि आप नोट से पढ़ लेंगे तो उतना बेहतरीन होगा। बाकी वीडियो से आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है तो वीडियो देख लिया, वीडियो से आप समझ सकते हैं। आप जीपे या फ़ोन पे कर सकते हैं। दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, या गूगल पे कीजिए, फ़ोन पे कीजिए। ये रहा आपके सामने नंबर। और पेमेंट जो है आपको 599 करना है सेकंड ईयर के लिए, 499 करना है आपको फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे आपका ऑप्शनल हो या विदाउट ऑप्शनल हो, सब सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, हर सब्जेक्ट मिलेंगे 2024 के लिए। आप व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इमीडिएट किए जाते हैं, आपको टाइम नहीं दिया जाता कि 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पेमेंट किया नहीं है कि आपके हाथ में नोट्स आया है, बस इतना ही फ़र्क है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी नोट्स ले सकते हैं। वह सांख्यिकी की सीमाएँ पूछता है कभी कभी एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए इसकी सीमाएँ क्या क्या हैं। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने दिया हुआ है, सीमाएँ पढ़ लेना आप। आगे बढ़ते जाइए। सर्वसाम्यता और समरूपता में क्या अंतर हो सकता है, या फिर सर्वगाम समता और समरूपता किसे कहते हैं, इसके ऊपर भी डिफरेंसेस मतलब आपसे और भी पूछे जा सकते हैं कि भैया उसका उदाहरण दीजिए, क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने देखो आपको टेबुलर फॉर्म में बताया हुआ है। सममिति आकृतियों का उदाहरण दीजिए। सममिति आकृतियाँ उसकी परिभाषा पूछी जाती है। सममिति का मतलब होता है कि जिसको अगर हम बीच से काट दें तो वो जो है एक जैसे दिखाई दे। जैसे आप देख सकते हो, इसको अगर हम बीच से काट दें तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्सा एक जैसा दिखाई दे रहा है। अगर इसको यहाँ से बीच से इस तरह से काटते हैं तो इसका लेफ्ट और राइट वाला हिस्सा एक जैसा दिखाई दे रहा है। अगर बी एग्जाम्पल में देखें तो अगर इसको हम कॉर्नर से काटते हैं तो भी आपका जो ऊपर वाला हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा है ये एक जैसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर इस कॉर्नर से काटते हैं तो इधर वाला और इधर वाला कॉर्नर जो है आपको सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एच को अगर मैं इस तरह से काटूं तो दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे। एच को इस तरह से काटूं तो इस तरह की आकृतियां बनती है। तो जो भी आकृतियां जब उनको काट दे किसी भी एंगल से तो वो बराबर हो जाए, तो ऐसी आकृतियों को सममित आकृतियां कहते हैं। बाकी इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर दे रखी है। गुड एंड हैट के अनुसार गणितीय तथ्य के अभिप्राय को परिभाषित कीजिए। तो गुड एंड हैट ने क्या कहा है ये आपको बताना है, थोड़ा सा संभल के बताइएगा, और इसका जो भी आपका डाटा है उसको याद कीजिएगा ढंग से। गणित परिषद क्या है यह बताना है। गणित परिषद क्या जो गठन है क्यों किया गया है, यानी गणित परिषद क्या होता है। गणित संग्रहालय का वर्णन करो। तो यहाँ पे आप जो है गणित संग्रहालय का वर्णन कर सकते हैं, उसमें सामग्रियाँ कौन कौन सी होती हैं ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना, बहुत सारे बनते हैं। फिर बाद में जब आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे ना, उसको बता देता हूँ थोड़ा फटाफट तेज़ी से, वो ज़रूरी है आपका। ठीक है। गणित संग्रहालय की उपयोगिता क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से। व्रत की छेदन रेखा एवं स्पर्श रेखा में अंतर लिखिए। भाई एक कोई व्रत है आपका, ये रहा व्रत, ठीक है। अब इसकी छेदन रेखा क्या है, छेदन रेखा वो हो जाएगी जो इसको छेदती हुई चली जाएगी। ठीक है। स्पर्श रेखा मतलब कि इसको बाहर से स्पर्श करती हुई जाएगी। ये सारी की सारी स्पर्श रेखाएं। और जो है व्रत की छेदन रेखाएं कई हो सकती हैं, स्पर्श रेखाएं भी कई हो सकती हैं। तो इसमें आपको मतलब अनगिनत हो सकती हैं, आप बोल सकते हैं। छेदन रेखा स्पर्श रेखाएं बहुत सारी हो सकती हैं। आप स्पर्श रेखा जितनी खींचोगे उतनी ही कम है। आप कहीं से भी खींचो स्पर्श रेखा आपको देखने को मिलेगी। एक दूसरे को स्पर्श रेखा काट सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन व्रत के बाहर बाहर जाएंगी। छेदन रेखाएं जो है वो यहाँ से निकल सकती हैं, यहाँ से निकल सकती है, ऐसे निकल सकती हैं, किसी तरह से भी निकल सकती हैं। ये सारी सारी छेदन रेखाएं हैं। फिर यहाँ पे मैंने बता दिया है कि व्रत की छेदन रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर क्या क्या होते हैं। ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आराम से आप देख सकते हैं छेदन रेखा क्या होती है और स्पर्श रेखा क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, आसानी से आप बता सकते हैं। चर एवं अचर राशियाँ क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, चर राशियाँ वो होती हैं जो कि अपना मान बदलती रहती हैं, और अचर राशियाँ वो होती हैं जिनका मान निश्चित रहता है। जब पाई का मान 22/7 लेते हैं तो 22/7 ही रहेगा, या 2.14 लेते हैं तो 2.14 ही रहता है हमेशा।
एक का मान एक ही रहता है, दो का मान दो ही रहता है, तीन का मान तीन ही रहता है, जो कि अचर है, यानी कि अचर मतलब बदलेंगी नहीं, चलेंगी नहीं, जो चल रही हैं उतने में ही चलेंगी, जिनका मान है वो निश्चित है। लेकिन अचर राशियाँ जो होती हैं वो एक्स वाई जेड ए बी सी डी इस तरह से हम रूप में लिखते हैं कि उनका मान बदलता रहता है, हर समीकरण में उनका मान अलग निकलता है। गणित के शिक्षण और सीखने में समस्या क्या है, वर्णन कीजिए। तो गणित के शिक्षण और सीखने में समस्याएं बहुत सारी आती हैं, इसमें भय और असफलता है, इसको सबसे पहले ले लेंगे। फिर माता पिता और जो साथी हैं वो भी थोड़ा सा मतलब परेशान करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें, ये सारे के सारे मैंने पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं, आप पॉइंट देखोगे तो आपको पॉइंट दिखाई देंगे, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं हाईलाइटेड है, इन पॉइंटों के माध्यम से आप बता सकते हो कि भैया क्या क्या समस्या। तो इसमें से जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आप लिखो, जितना आपको लगता है कि आप याद कर सकते हैं उतना ही लिखना है आपको। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका समझाइए। एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी भूमिकाएं हो सकती हैं एक शिक्षक की सुविधादाता के रूप में। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंटों को आप जो है इसमें लिख सकते हैं, और छात्रों के कौशल और अनुभव के आधार पर इन्हें कई तरीकों से पेश किया जा सकता है, इसके निम्नलिखित माध्यम हो सकते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये आपको काम आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आपका वार्षिक योजना का वर्णन कीजिए। वार्षिक योजना जो आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपसे पूछ लिया है, जिसको आप आसानी से समझा सकते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम। बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरह के थ्योरी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब आगे आते हैं हम, नेक्स्ट जो है विद्यालय में निश्चित अवधि, ये तो सारा मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ्य योजना, इन सभी के बारे में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये सारी योजनाएं जो है मैं बता चुका हूँ, अलग अलग वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपको ऑलरेडी याद होगा। गणित शिक्षण के प्रमुख और गौण उद्देश्यों का वर्णन किया। प्रमुख यानी कि मुख्य और गौण उद्देश्य आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे बता देना है कि भैया इसमें तीन जो है मुख्य उद्देश्य होते हैं जो छात्र अध्यापक को होना चाहिए। व्यावहारिक उपयोगिता का उद्देश्य हो जाता है पहला, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अनुशासनात्मक उपयोगिता का उद्देश्य हो जाता है। इसके बाद जो है आपका तीसरा एक और होता है, जो क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक उपयोगिता का उद्देश्य। फिर जो गणित के गौण उद्देश्य होते हैं, इसमें आपके जो है जीवन में गणित का उपयोग क्या क्या हो सकता है, हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्धारण कर सकते हैं हम गणित के माध्यम से। के अलावा आप बता सकते हैं तार्किक शक्ति का विकास होना, साथ ही साथ आप बता सकते हैं गति तथा शुद्धता प्रदान करना, एक एकाग्रता, धैर्य और आत्मम, ठीक है, और साथ ही साथ तकनीक तथा कौशल का विकास करना। ये सारे के सारे गौण उद्देश्य में आएंगे। मानसिक शक्तियों का विकास, छात्रों को माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार करना, और चारित्रिक विकास में योग प्रदान करना, ठीक है, या योग्यता प्रदान करना। अवकाश के समय का सदुपयोग करना, जब छुट्टियां पड़ जाती हैं तो बच्चे क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी बात कर लेते हैं फटाफट। जैसे कि आप देख सकते हो, आप 3/4 एक्स बराबर 7 माइनस एक्स में एक्स का मान क्या होगा या क्या है, तो आपको समीकरण जो दे रखी है वो समीकरण लिखना है, ठीक है। 3/4 एक्स बराबर 7 - एक्स दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। 3/4 एक्स तो है, इसको क्या लिख सकते हो, 3/4 एक्स, 3x/4 लिख सकते हो। फिर इस 4 को यहाँ पे गुणा करोगे तो इसमें 7 में भी गुणा होगा ये 4, और ये 4 जो है ये x में भी गुणा होगा, यानी कि दोनों में ही गुणा होगा, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में दिखा दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 7×4 = 28 हो जाएगा, और 4 गुणा में x माइनस का 4x हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे समीकरण को सॉल्व कर दोगे तो आंसर जो आएगा आपका 28/7 आ जाएगा। इस तरह से समीकरण के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। 6 दे रखा है और 54 दे रखा है, इसका मध्य यानी कि इसके बीच में कोई नंबर होगा, उसका क्या अनुपात होगा ये आपको बताना है। तो 6 और 54, तो 6 मान लिया, 54 मान लिया, तो इसके मध्य में हमने कोई x मान लिया वैल्यू। इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो मध्यानुपाती होता है ना, दोनों के लिए बराबर होता है, यानी कि 6:x होगा तो x:54 भी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 6:x तो हमने कर दिया है, समानुपात में करते हुए यहाँ पे x:54 कर दिया है, यानी कि x दोनों जगह होगा, इधर 6 के साथ x है, इधर फिर x के साथ 54 हो जाएगा, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, ये 6/x हो जाएगा और इधर बराबर ये जो मध्य समानुपाती का चिन्ह जो है 4 डॉट लगे हुए हैं, इसको बराबर का चिन्ह बनाए तो यहाँ पे x/54 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 6/x बराबर x/54 हो जाएगा। यहाँ पे x गुणा x एक तरफ ले लोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो गया, और 6 गुणा 54 एक तरफ ले लोगे तो 6 गुणा 54 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो 6 गुणा में 54 हो जाएगा। अब हम 6 गुणा 54 करेंगे तो 324 हो जाएगा, 6 गुणा 54 करोगे तो 324 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हमने हटा दिया है, तभी तो अंडर रूट में हमने लगाया इसको। अंडर रूट हटाएंगे यानी कि अंडर रूट इसका निकालेंगे तो 324 का तो 18 आता है, अंडर रूट निकालना आना चाहिए आपको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 18। इस तरह से 2, 3 और 15 का तृतीय अनुपाती निकालना है। 2, 3 और 15, तो 2, 3 और तृतीय अनुपाती मतलब तीसरा नंबर, मध्य अनुपाती मतलब बीच का नंबर। तो यहाँ पे पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और चौथा नंबर ये है, यानी कि इसके बीच में एक और नंबर होगा जो तीसरा नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, वही सेम जो है सिस्टम अपनाएंगे। 2, 3 फिर समानुपाती x और अनुपात 15। अब क्या करेंगे, 2/3 हो जाएगा, फिर x/15 हो जाएगा बराबर करके, और फिर से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आसानी से निकल सकते हैं। आप समझ गए इस बात को। हाँ हाँ वो, अरे भाई देख, यहाँ पे जब दूसरा अनुपात पूछ रहा है तो दूसरे का देखेंगे, अगर तीसरा पूछ रहा है तीसरे का देखेंगे, ठीक है ना। डाउट मत रखो तुम लोग। क्लियर हो गया। मध्य अनुपात पूछे तो दो के बीच का अनुपात पूछ रहा है, द्वितीय अनुपात पूछे तो दूसरा नंबर पूछ रहा है, और चतुर्थ अनुपात पूछे तो चौथा नंबर पूछ रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्स कहाँ पे लगाना है। क्लियर हुआ ना आपको। चलो ठीक। हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अभी यहाँ पे ऑफलाइन जो बच्चे बैठे थे उनको डाउट था। अब यहाँ पर जो है हमने बता दिया कि एक्स का मान क्या निकलेगा। इस तरह से कुछ आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा, 5x² में एक्स का गुणनांक क्या है। भाई एक्स का गुणनांक क्या है, एक्स के साथ में जो है क्या क्या गुणा हुआ है, तो 5 भी गुणा है एक्स के साथ में, y² भी गुणा है, तो 5y² जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक्स का गुणांक क्या है, एक्स के साथ कौन कौन सी चीज़ें गुणा हुई हैं, तो एक्स के साथ में 5 भी गुणा हुआ है और y² भी गुणा हुआ है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। MCQ भी पूछा जा सकता है। निम्न में से लुप्त संख्या क्या है, तो इसमें से लुप्त संख्या यानी कि 3 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 23 है, 33 है, फिर ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर 48 है। तो देखो कि यहाँ पर 3 और 5 8 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, 8 और 10 18 हो रहा है, फिर 18 और 5 23 हो रहा है, ठीक है। फिर 10 का डिफरेंस है 23 और 10 33 हो रहा है, फिर 5 का डिफरेंस आना चाहिए 33 और 5 38, तो 38 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पैटर्न समझना है कि पैटर्न क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एक चरीय रेखिक ये समीकरण है। चरीय रेखीय समीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें चर हो। देखिए यहाँ पर ये x² है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे दो चर हैं, यहाँ पर x है y है, ठीक है। तो ये भी आपके दो चर हैं, यहाँ पे भी x है और y, यहाँ पे भी दो चर है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक चरीय, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना आपको, एक चरीय जिसमें एक चर हो, यानी कि एक x हो या फिर y हो, फिर ये z हो या a हो b c हो, क्या देखिए यहाँ पर है पहले ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा 7x + 3 = 12। ग्रीक चिन्ह पाई खाली स्थान है, तो ग्रीक चिन्ह पाई जो है ये अचर है, इसका मान फिक्स होता है हमेशा, 22/7 होगा या फिर 2.14 होगा, चर नहीं है ये। अर्धवृत्त में बने कोण का माप जो है खालिस्तान होता है, तो अर्धवृत्त यानी पूरा वृत्त होता है उसका तो 360 होता है, अर्धवृत्त होगा तो 180 डिग्री होगा। ऑप्शंस आपको दिया जा सकता है इस तरह से जैसे मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं। त्रिभुज में खालिस्तान माध्यिकाएं होती हैं, तो त्रिभुज में माध्यिकाएं कितनी होती हैं। अब त्रिभुज आपने देखा होगा, तो त्रिभुज कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा, मैं इस तरह से बनाता तो माध्यिकाएं क्या होती हैं, माध्यिकाएं जो होंगी वो यहाँ से क्रॉस करती हुई जाएंगी इस तरह से, ऐसे, ठीक है। इस साइड से इस पे गई, इस साइड से इस पे गई, और बचा कौन सा, एक और आपका इस तरह से चलिए। कुल मिला के जो है आपकी 3 माध्यिकाएं होती हैं, जो पहली भुजा से निकलेगी, दूसरी भुजा से निकलेगी और तीसरी भुजा से भी निकलेगी। तो सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब भुजाओं पे जाएगी, एक भुजा पे ये गई है, एक भुजा से ये गई है, एक भुजा से ये गई है, तो इस तरह से माध्यिकाएं होती हैं इसकी। त्रिभुज में माध्यिकाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ध्यान रखना है।
यदि x बराबर 0 और y इक्वल्स टू -4 है तो 2x² प्लस y² प्लस 1 का मान होगा। तो भाई सभी जगह पे x का मान जो है आपको 0 रख देना इसमें, और y का मान -1 रख दीजिएगा, तो आंसर आपका निकल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है मैंने, कि भाई ये x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, और y की जगह क्या रखना है, -1 रखना है। -1 का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का 1 हो जाता है। आपको ये चिन्हों का तो माध्यम पता होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 आ रहा है। 75 का 15% कितना होगा, तो भाई 75 का 15% बोल रहा है। 15% जब भी परसेंट की बात हो तो परसेंट किस में से निकलता है, 100 में से, तो हम उसके बटे में 100 कर देते हैं, गुणा में जिसका परसेंटेज पूछ रहा है उसको गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी जो है ये फॉर्मूला है किसका, A² माइनस B² का। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका कोई रूल नियम नहीं है, आपको याद रखना होगा। खालिस्तान एक नियम या कथन होता है जो बिना किसी प्रमाण के स्वीकारनीय होता है, तो उसको बोलते हैं अभिधारणा। साधारण ब्याज का सूत्र जो है वो क्या होता है, तो PRT अपॉन में 100 होता है, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। प्रिंसिपल, फिर रेट और टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है यानी कि मूलधन, और साथ ही साथ जो है रेट यानी कि ब्याज की दर, और साथ ही साथ समय, ठीक है, बटे में 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, कक्षा 7वीं या 8वीं में पढ़ाया जाता है ये तो। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए। तो पहले जो सम संख्याएं हैं, प्रथम 10 लिख लीजिए, सम संख्याएं जो 2 से भाग हो सकती हैं। तो 2 है, 4 है, 6 है, फिर 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18, 20, ये टोटल मिला के 10 हो गई। 10 संख्याएं हैं तो 10 संख्याओं को जोड़ देंगे, और 10 ही संख्याएं हैं तो 10 से इसको भाग दे देंगे, तो माध्य निकल जाएगा। तो 110/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि 11 इसका आंसर हो जाएगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 96 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो, चौड़ाई हमने मान ली कि ये है, इसकी विड्थ है B से मान लिया, लंबाई इसकी L है तो ये मान लिया। अभी बोल रहा है क्या, कि जो है लंबाई इसकी चौड़ाई, यानी कि ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई जो है वो चौड़ाई की 3 गुना है, यानी कि चौड़ाई में 3 गुना कर देंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो L जो है वो 3B हो जाएगा, सीधा सीधा ये बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आयत का परिमाप दे रखा है, यानी कि ये चौड़ाई और ये चौड़ाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, यानी कि आयत का परिमाप जो है 96 मीटर दे रखा है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर 96 मीटर। तो परिमाप का हमने फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ से हमने लंबाई हमारे को कितना निकाला, हमने 3B निकाला, तो 3B लिख लिया, और हमारे पास चौड़ाई जो दे रखी थी B दे रखी थी, तो हमने B लिख दिया। अब यहाँ पे 4B हो गया, 4B बराबर 96, तो यहाँ पे 4 गुणा में 2 कितना है, 8B हो जाएगा, 8B बराबर 96। तो B बराबर चौड़ाई हमको निकालनी है 96/8, यानी 12 मीटर जो है इसका आंसर हो गया। इसलिए लंबाई जो कितनी हो जाएगी, 3 गुना है, तो 12 गुणा में 3 कर देंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल हम निकालना चाहें तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, तो यानी कि 36 जो है हमारे पास लंबाई आई थी और चौड़ाई थी 12, तो 36 गुणा 12 यानी कि 432 वर्ग मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है, तो बट्टा जो हमेशा जो है अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, एक प्रथम संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर से 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है, वह परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि हमने बता दिया कि भाई मान लेते हैं कि माना प्रथम संख्या का अंश जो है वो x है, तो x में क्या जोड़ रहे हैं, अंश 8 अधिक है, तो यानी कि अंश जो है, अंश मतलब हर और अंश, ध्यान रखना। यहाँ पे अंश जो है ये होता है आपका, इस तरह से ये ऊपर हो जाता है अंश, ठीक है, और यह हो जाता है हर। तो इस तरह से बटे में लिखते हैं अंश और हर। तो अब यहाँ पर जो है अंश हमने माना अगर x है, ये अगर x माना मैंने, ये x माना हुआ है, तो इसमें बोल रहा है कि एक प्रथम संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। ठीक है, तो हमने माना कि अंश जो है वो x है, तो हर कितना हो जाएगा, तो ये x प्लस में 8 हो जाएगा, क्योंकि हर जो है वो 8 अधिक है। तो यही लिखा है, माना कि संख्या का अंश जो है वो कितना x है, तो हर कितना हो जाएगा, x प्लस में 8 हो जाएगा, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस में 8। यही तो बोला मैंने, x बटे में x प्लस में 8। तो यही चीज़ हमें समझनी है, संख्याओं को समझना है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा आपसे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ढंग से। परिमेय संख्या ऐसी बन जाएगी, परिमेय संख्या मतलब होती है जो बट्टे के फॉर्म में हो, ठीक है, बट्टे में लिखा हो उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। अंश में 17 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो संख्या 3/2 हो जाएगी। तो अंश में हमने x में जो है 17 जोड़ना था, तो x में हमने 17 जोड़ दिया, और इसमें से 1 घटाना था, तो इसमें नीचे वाले में से 1 घटा दिया, तो 3/2 हमारे को आंसर मिलना था। ये क्वेश्चन बोल रहा है। बस अब इसको हमारे को सीधा सीधा हल कर देना है। यहाँ पे जो समीकरण बन गई ना, उसको हमें हल कर देना है, बस यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। तो 13/21 जो है इसका
आंसर आ जाएगा हमारे को। ठीक है, एक 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि अंकों को उलटने से प्राप्त नवीन संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो कि आपका इकाई अंक जो है वो y है और दहाई अंक जो है वो x है। आप जानते हो कि जब हम अंक कोई भी लिखते हैं इस तरह से, मान लो कि 12 लिख दिया तो यहाँ पर जो है ये इकाई हो गया, इसको हम बोलेंगे इकाई है, और ये वाला जो संख्या हो गया एक नंबर, ये हो गया दहाई। ठीक है, अगर आगे और भी कोई संख्या होती है तो वो सैकड़ा हो जाता है। ठीक है, और उससे आगे जाता तो हज़ारों में हो जाता। तो इस तरह से आपको पता ही है संख्या लिखी जाती है, तो इकाई दहाई सैकड़ा का हमें नियम पता होना चाहिए, तभी जाके हम जो है इनका आंसर को सही कर पाएंगे, क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्के रूप में समझ लेते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। इकाई का अंक y मान लिया, ठीक है, और दहाई का अंक x है, अतः जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी आपकी 10x प्लस वाई। अब बोलोगे 10x क्यों हुआ, तो देखो पहली बात मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कोई अंक क्या यहाँ पे 1 है और ये 1 है, ठीक है, 11 बन गया ना। अभी 11 कब बनेगा, जब यहाँ पर 10 होता और इसके इधर वाले में 1 होता, यानी कि यहाँ पे 10 तो है ही, तभी तो ये 11 बना है, 10 प्लस 1। तो यहाँ पे ये जो 10x है ये क्या है, दहाई का अंक है, और ये क्या होता है, ये सेकंड वाला अंक, ये दहाई होता है। तो यानी कि 10 दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हज़ार मतलब हज़ार। ठीक है, जो संख्याएं होंगी वो इस तरह से काउंट होती हैं, उसी में कुछ जुड़ता है तो वो बन जाती है 1001, 1061, 1050, 1081, कुछ भी बन सकता है, 101, 150, ठीक है, 155, 180, 195। तो यहाँ पे 100 में ही जुड़ता है सब कुछ। इसी तरह से हम अगर 11 बनाएं या 12 बनाएं, 22 बनाएं, सब 10 में जुड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही हम बनाते हैं 10, तो यह पहला हमारा दहाई का अंक होता है, फिर सैकड़ा होता है, फिर हज़ार होता है। ये थोड़ा सा आपको नियम ध्यान रखना है, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले इसकी क्लास ली थी, आप लोगों ने पता नहीं देखा नहीं देखा। हर बार छात्र नए जुड़ते रहते हैं तो थोड़ा सा उनको समस्याएं होती हैं, उनके पास समय भी नहीं है बच्चों के पास कि वो देखें इन वीडियोज़ को। बहुत ही मेहनत लगती है भाई वीडियोज़ को देखने में, ठीक है ना, इतना समय किसी के पास नहीं होता, वो तो मैं भी जानता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा संयम रखें और थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करें। तो इकाई का अंक y हो गया, क्योंकि पहला अंक जो है, मान लो मैंने कुछ भी लिखा 13 लिखा था, 3 हो गया। और दहाई का अंक जो है x है, यानी कि 10 प्लस में 3, 13 हो जाएगा। तो इस तरह से दहाई का अंक x है, तो यानी संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई। जो भी संख्या होगी वो 10x प्लस वाई हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार जो है x प्लस वाई जो है वो 12 दे रखा है इसने, दोनों अंकों का योग कितना है, 12 है। ठीक है, और अंकों को उलटने से प्राप्त नवीन संख्या का मूल संख्या से अधिक 18 अधिक हो जाती है। अब अंक उलट दें तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये 10y, अब देखो ध्यान रखना, 10x प्लस वाई, तो ये हमने मानी थी पहली समीकरण। ठीक है, अब अंक उलट दिए तो यहाँ पे x की जगह y की जगह x चला गया, तो 10y प्लस में x बराबर में क्या हो जाएगा, 18 अधिक हो जाएगा। जो मूल संख्या हमने प्राप्त की थी ये वाली संख्या, उससे अधिक हो जा रहा है 18, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 18। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब समीकरण जब बन ही गया तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले तो इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। 10y माइनस वाई एक तरफ, एक्स एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 18 आ जाएगा एक साइड में, कॉमन ले लेंगे तो 9 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से निकाल लेंगे एक्स, वाई माइनस एक्स का मान जो है 2 आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि x माइनस प्लस वाई बराबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 है। अब x प्लस वाई के रूप में एक समीकरण आ गई, और x प्लस वाई के रूप में जो है एक समीकरण यहाँ पे भी दी गई थी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक समीकरण है, एक समीकरण ये है। ठीक है, तो 2 और 4 को ले लेंगे, दोनों चारों में से x या y को कैंसिल आउट करना है, दोनों में से जो कट जाए, तो x और x अगर जोड़ेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, एक कट जाएगा, और ये 2y जुड़ जाएंगे तो 2y हो गया, और 12 और 2 14 हो गया, तो यहाँ पे y का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब वो इस y का मान जो है समीकरण, किसी समीकरण में रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चाहे किसी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, 4 में रख दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा 2 है, क्योंकि मेरे को समीकरण 2 छोटी लगी थी, इसलिए लिखा है। जो समीकरण छोटी लगे ना उसमें मान रखिए, बड़ी समीकरण में मान रखेंगे आपको टाइम लगेगा निकालने में, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो संख्याएं जो हमारी निकल जाएंगी वो आप बता सकते हैं x का मान और y का मान रख करके, कि 57 है वो संख्या। ठीक है, इसी तरह से लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात जो है 5:12 है। यदि उसका आयतन जो है 314 मीटर है तो उसकी त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रियक ऊंचाई का मतलब होता है स्लांट हाइट, जो ये टेढ़ा वाला हिस्सा है ना, इसकी बात कर रहे हैं। और त्रिज्या जो है यहाँ से इस सेंटर से लेकर के
और यहाँ तक का जो निकालेंगे। मान लेते हैं त्रिज्या इसकी r है, ऊंचाई इसकी h है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई l है जिसको स्लाइंट हाइट बोलते हैं, ये l माना गया है। इसकी ऊंचाई को जो है यहाँ से यहाँ तक, इस ऊंचाई को जो है h माना गया है, और यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है इसको r माना गया है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, आप समझ चुके होंगे। अब इसने जो अनुपात दिया है उस अनुपात को रखते हैं, r और h का अनुपात दिया है, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है 5:12 दिया है, तो r और h का अनुपात 5 और 12 हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं r जो है 5 के बराबर है और h जो है वो 12 के बराबर है। ये मानो चाहे नहीं मानो, आपकी मर्जी है। आयतन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे जो भी मान आपको पता है कि ये भैया r का मान तो आपने देख ही लिया कि ठीक है हमारे को पता नहीं है, h का मान हमें पता नहीं है, बाकी हमारे को पाई का मान पता है कि 3.14 होता है, तो 3.14 रख लीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 314 और बटे में हो जाएगा 300, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट हटा रहे हैं तो इसलिए ये संख्या इस तरह हो गई। सरल करने का आपका तरीका है अपना अपना। अब जो हमने माना था कि जो h का मान के रूप में माना था और y का मान जो है h का मान और r का मान जो है के रूप में माना था, उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे k क्यूब हो जाएगा, क्यूब का मान हो गया है, मतलब 300/300 काट देंगे तो एक का क्यूब को क्यू ही होगा ना, तो r का मान जो है आपका निकल जाएगा और फिर h का मान भी निकल जाएगा। और वो तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r² प्लस में h², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको रखना है। यहाँ पे आप जो है एल इसको बोलते हैं, स्लांट हाइट जिसको बोला जाता है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम। एल का जो मान होता है वो होता है r² प्लस में h² का होल अंडर रूट। तो r का मान और h का मान हमने रखा जो हमने माना था ऊपर स्टार्टिंग में ही। यहाँ 25 हो गया, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 159 13 का जो है ये रूट होता है। अब यहाँ पे 7x - 3 = 0 को हल करना है तो क्या मान हो जाएगा भाई, ये 0 है, x का मान निकालना है तो ये -3 है, उधर चला जाएगा +3 हो जाएगा, और x यहीं रह जाएगा, तो ये इधर गुणा में है x के साथ में, तो ये भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। घन का आयतन जो है क्या होता है, वो होता है भुजा का क्यूब। घन के विकर्ण की लंबाई जो है √3 इंटू भुजा होती है। फॉर्मूले हैं, याद रखना है, ये पहला फॉर्मूला है, ये फिर दूसरा फॉर्मूला है। घन का परिमाप जो है 6 गुणा में भुजा होता है, ये याद रखना है आपको। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। घनाभ की बात करते हैं अब। आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, ठीक है। और क्षेत्रफल जो होता है वो 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई, चौड़ाई गुणा में ऊंचाई और लंबाई गुणा में ऊंचाई होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, LB इंटू BH इंटू LH, यानी कि लंबाई गुणा में आपका चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस में लंबाई गुणा में ऊंचाई का दुगना क्षेत्रफल होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन आएगा तो आपको आयतन का अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर थ्योरी लिख के आओ आप। वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr²। वृत्त का परिमाप जो बोलते हैं, परिमाप का मतलब क्या हो गया, देखो वृत्त का क्षेत्रफल जो पूछेगा तो क्षेत्रफल का मतलब पूछ रहा है कि वो अंदर की चीजें बताइए, ये कितना है अंदर का, ठीक है, ये पूछेगा आपसे वृत्त के बारे में। इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। अंदर वाले एरिया के जो भी चीजें हम मतलब घिरे हुए सर्कल के अंदर जो भी चीज़ है ना, ये इसका क्षेत्रफल है। जैसे आपका घर बना होगा तो आप अपने घर का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, तो आपका घर जिस बाउंड्री के अंदर है वही आपका घर का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल। ये पूरा का पूरा जो हमारे सर्कल के अंदर का एरिया है। लेकिन कोई बोले कि आप अपने घर का परिमाप बताइए, तो परिमाप होते हैं आपकी बाउंड्री का लंबाई नाप लीजिए, चलते जाइए नापते जाइए, टेप से नाप लीजिए चाहे तो ये होता है बाहर का परिमाप, इसको बाहर वाले को परिमाप बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का परिमाप 2πr होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। हेरोन का सूत्र अलग होता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। बाकी जो बच्चे अभी लेट जुड़े हैं उनको बता दूं, ये वीडियो का अंतिम दौर चल रहा है जिसमें फर्स्ट ईयर के नोट्स भी उपलब्ध हैं, सेकंड ईयर के नोट्स भी उपलब्ध हैं। जितनी जल्दी नोट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अगर एग्ज़ाम से पहले आप सारे विषय पढ़ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले अगर आप सारे विषय को पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जीपे या फ़ोन पे कर सकते हैं। आपके जो पेमेंट डिटेल्स है मैंने यहाँ पे दे रखी है कि फर्स्ट ईयर के नोट्स जो है 499 में उपलब्ध हैं, सेकंड ईयर के नोट्स 599 में उपलब्ध हैं।
आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर जो है हमारा दिया गया है, इसी पे जो है आप पेमेंट भी कर सकते हैं। सेम नंबर है, आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने दो दो तीन तीन नंबर नहीं दिए हैं, एक सिंगल नंबर रखा है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम का कोई पर्सन आपसे बात कर सकता है, मैं भी हो सकता है आपसे बात कर सकता हूँ। तो कांटेक्ट कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे नोट्स पीडीएफ के लिए, या फिर आप डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आपको, और अपना ईयर लिख दीजिए कि सर हमने इस ईयर का जो है नोट्स चाहिए और सारे सब्जेक्ट के चाहिए, तो आपको ये पेमेंट करना होगा। इमीडिएट नोट्स मिल जाते हैं, जैसे ही आपका पेमेंट आता है तुरंत आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कितना जल्दी और कितना नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं। सब्जेक्ट वाइज नोट प्राप्त करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन है, पर वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप सारे सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको जो है ईजी पड़ जाता है और सस्ता भी पड़ जाता है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे भी वीडियो से तैयार करना चाहते हैं अपने आप को वीडियो से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा आएंगे इसमें, न्यूमेरिकल्स कम आएंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपको थोड़ा सा घुमाएंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहिए। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं अभी और भी कराऊंगा आपको आने वाले समय में, कुछ और भी क्वेश्चंस बताऊंगा किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो हर चीज़ें हम देखेंगे आने वाले समय में, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होगा। उससे पहले आप अपने सारे विषय को कंप्लीट करिए, एक विषय के चक्कर में ना रहें। जब तक आप सारे विषय नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समस्याएं बनी रहेंगी आपके डीएलएड में। तो जितने जल्दी हो सकते हैं सारे सारे के सारे विषय को कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।